हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम के नियम के बारे में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और बोर्ड में ज़रूर पूछा जाएगा। आप क्लास 10th का ले लीजिए या क्लास 12th का, दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नियम है और ये ज़रूर पूछा जाता है। 12th में 3 नंबर में इसका कन्फर्म है आना, और इसके अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति भी पूछेगा। दोस्तों, अगर हमें 1 नंबर में दिया है तो हमें सिर्फ नियम लिखना है और यहाँ तक लिख देना है। लेकिन अगर हमें कहा कि 3 नंबर में है कि अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, तब हमें नियम भी लिखना है और आगे वीडियो में जो मैं प्रूफ बताऊंगा इसका वो भी लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम का नियम क्या है? ओम का नियम बहुत ही सिंपल है, वीडियो देखिए समझ जाएंगे। कह रहा है यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था मतलब जैसे जो आप साधारणतया देखते हैं, जैसे ताप, दाब, नमी, आर्द्रता, यही सब है भौतिक अवस्था। तो इसमें इस प्रकार ताप, दाब यानी कोई चालक है, आप तार मान लीजिए। मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। कोई तार है, तार ना तो गर्म हो ना तो उसका ताप बढ़े, यानी अगर उसका ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वो 0 से नहीं बढ़ेगा या ना ही 0 से नीचे जाएगा। और कह रहा है इत्यादि पर, यानी उसमें न वो गर्म हो तार ना ही उससे ठंडा हो। तो चालक में जो विभवांतर उत्पन्न होगा, विभव उत्पन्न होगा, वो उसमें बहने वाली, उसमें जो आप धारा, उसमें करंट जो प्रवाहित कर रहे हैं उसके अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती मतलब विभवांतर आप बढ़ाएंगे तो धारा भी बढ़ जाएगी। यही ओम का नियम है। चलिए सिद्धांत के अनुसार देखते हैं। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब इत्यादि अपरिवर्तित रहे तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उस चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। ओम का नियम ये 1828 में सर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ओम का नियम कब दिया गया था, तो 1828 में दिया गया था ओम का नियम। उसके बाद बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी बराबर आई आर, और यही ओम का नियम है। यहाँ पे मात्रक जरूर लिख दीजिए, वोल्ट। ठीक, यहाँ पर ये जो आर है ये एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। जो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाया, हमने बराबर लगाया तो यहाँ पर आ गया। अब देखते हैं ओम के नियम की व्युत्पत्ति। नियम आप समझ गए होंगे। तो देखिए, अब यहाँ पर हमने लिख लिया अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं अपवाह वेग क्या है। दो क्रमागत टक्करों के बीच जब दो टक्कर, उनके बीच जो समय होता है श्रांति काल कहते हैं। फिर एक वेग प्राप्त कर लेता है एक कण, वही अपवाह वेग है। तो यहाँ पर अपवाह वेग देखते हैं। अब यहाँ पर ओम का नियम देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं कोई धातु का टुकड़ा है जिसके तार की लंबाई यल है। मान लीजिए आप कोई धातु, लोहा ले लीजिए, कापर ले लीजिए, एल्यूमिनियम ले लीजिए, कोई आप ले लीजिए। ठीक, मैं आपको समझा रहा हूँ, ये आपको लिखना है। मान लीजिए कोई धातु का टुकड़ा है, चित्र यहाँ पे नहीं बनाना होता लेकिन मैं आपको चित्र के माध्यम समझाता हूँ। जिस एक तार है, मान लीजिए कोई कॉपर का तार है, कॉपर का तार है जिसकी लंबाई है यल और जिसके परिच्छेद का क्षेत्रफल है कितना, ए है। इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल यानी ये वाला क्षेत्रफल कितना है, ए है। ठीक, अब इसके सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है। तो विभवांतर क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। विभवांतर स्थापित किया जाता है, इसमें आई धारा प्रवाहित होने लगती है। इसमें धारा कौन सी प्रवाहित हो रही है? आई धारा मान लीजिए प्रवाहित हो रही है। फिर इसके एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, यानी कोई एकांक आयतन एक छोटा सा आयतन ले ले तो उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो हमने माना है n, और यहाँ पर इसका अपवाह वेग क्या है? vd। ठीक, चित्र आपको नहीं बनाना लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, इतना सब आपको लिखना पड़ेगा। तब फार्मूला, हमें एक फार्मूला पता है अपवाह वेग तथा धारा में संबंध, I बराबर NEA/VD। ये फार्मूला हम लोग जानते ही हैं। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, अब मान लेते हैं तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या। जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो बात हम वैद्युत क्षेत्र की करते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर जो उत्पन्न होगा, तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र विभव प्रवणता से ले लेते हैं। E बराबर V/L, आप लोग जानते ही हैं, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ठीक, अब यहाँ पर इस तार में आरोपित जो इस वैद्युत क्षेत्र द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर आरोपित बल क्या होगा, यानी जब हम इसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे इस तार में, तो इसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उसमें बल भी लगेगा। तो वो बल क्या होगा?
पहले यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यह बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं यमे त्वरण से, और उसके बाद ई क्यू भी जानते हैं, पहले ही चैप्टर में हमने इसे देखा है। एफ बराबर एम ए बराबर ई क्यू। ठीक, अब एफ बराबर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एम ए बराबर, यहाँ पर ले लेते हैं एम ए बराबर ई, और क्यू के जगह पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है इसलिए ई ले लेंगे। तो ए बराबर, और ई की वैल्यू हम इसमें से इसमें रख देते हैं, तो एम ए बराबर वी बाई एल इंटू ई, और ए बराबर निकाल लेते हैं, तो ए बराबर ई भी अपान एम एल हो जाएगा, ए बराबर ई भी अपान एम एल, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक, अभी हमारा फार्मूला यहाँ पर ये आया है। अब इसके बाद देखते हैं, तो तार के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो धनायनों से बार बार टकराते हैं, यानी हमने जो तार बनाया था इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है जो धनायनों से बार बार टकरा रहे हैं। यदि किसी क्षण विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉन का उसमें वेग v हो, अब विद्युत क्षेत्र नहीं है तब हम मान रहे हैं कि उसका जो उसमें वेग है v1 है, तो उसमें उपस्थित वेग बढ़कर u1 प्लस ए टाउ1 हो जाएगा। इसी प्रकार बढ़कर ए इस प्रकार हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पर vd हम अपवाह वेग निकालते हैं, तो किसी क्षण हो गया u1 प्लस ए टाउ1, और ठीक प्लस u2 प्लस ए टाउ2 हो गया, प्लस u3 प्लस ए टाउ3, u3 प्लस ए टाउ3 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है इसलिए हमने मान लिया कि un प्लस ए टाउ n। ठीक, un प्लस ए टाउ n। ठीक, अपान में इसमें पूरे में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है इसलिए यहाँ पे हमने लगा दिया l। चूंकि जो इलेक्ट्रॉनों का प्रारंभिक वेग 0 है इसलिए vd बराबर, पहले यहाँ से इसे अलग कर लेते हैं, u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट 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 un, और प्लस ए टाउ1 प्लस ए टाउ2, ए यहाँ पर कॉमन कर लेते हैं सीधे से ताकि हमें आसानी हो, ए टाउ में ए टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 डॉट 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 टाउ n। ठीक, अपान में n, यहाँ पर इसका पूरा वेग तो 0 है इसलिए, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें 0 हो जाएगी, यानी जब इसका प्रारंभिक वेग इसमें 0 है। ठीक, तो vd बराबर 0 प्लस ए टाउ, या vd बराबर हम लिख सकते हैं ए टाउ। ठीक, vd बराबर ए टाउ हो गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 हमें क्या कहता है, समीकरण 1 हमने क्या बनाया था, I बराबर एन ई ए वी डी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर vd की वैल्यू हमें पता है, रख दीजिए फटाक से, एन ई ए वी डी बराबर ए टाउ, और ए की भी वैल्यू हमने निकाली है, I बराबर ए की वैल्यू क्या है, ई भी अपान एम एल रख दीजिए, या एन ई हो जाएगा एन ई स्क्वायर ए टाउ। ठीक, हमने यहाँ पर पूरा वैल्यू रख दिया, ए की भी वैल्यू रख दी और यहाँ पर vd की भी वैल्यू रख दी, सब वैल्यू रख के। अब ठीक है, यहाँ पर v को ऊपर कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा ई भी अपान एम एल था। ठीक, तो v अपान आई हम यहाँ से निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, एम एल अपान एन ई स्क्वायर आ टाउ। ठीक, टाउ क्या है, श्रांतिकाल है। अब यहाँ पर देखिए, जो उसका तार का मतलब इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान है वो नियत है, लंबाई भी नियत है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी नियत है, आवेश भी नियत है, क्षेत्रफल भी नियत है, श्रांतिकाल भी नियत है, ये पूरा नियतांक ही तो है। v अपान आई बराबर आर, ये नियतांक मान लेते हैं आर, या बराबर नियतांक भी आप लिख सकते हैं, तो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, या v बराबर आई आर भी लिख सकते हैं। और यही क्या है, ओम का नियम है जो हमने आपको प्रूफ करके बताया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लिखना कैसे है, आपको सबसे पहले ओम का नियम लिखना है, फिर व्युत्पत्ति लिखनी है, अगर 3 नंबर में है, 1 नंबर में है सिर्फ ओम का नियम लिख देना है। ठीक दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग नई वीडियो आपको इस चैनल पे मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।